आज हम आपके लिए लाए हैं लक्ष्मी श्रीवास्तव द्वारा लिखित कहानी जिसे ना दे मौला। लखनऊ के सुनहरे दिन थे। अवध की धरती सोना उगल रही थी और वह सब वैभव अपने आप ही खिंचकर लखनऊ में आ जाता था। चौक की दुकानों में हर समय सुंदर चिकन के थान बनते रहते, पर ग्राहकों की मांग ना पूरी होती। कारीगर कामदानी और जरी के तारों में उलझे रहते। जवाहरातों की दुकानें बढ़ती जाती और आभूषणों पर बहुमूल्य नगीनों, मोतियों और कुंदन का जड़ाव होता रहता, पर फिर भी दुकानदारों को अवकाश न मिलता। इत्र फरोश नित्य नए इत्रों से नुस्खे एकत्रित किया करते। चांदनी रात में छतर मंजिल का शुभ्र धवल सौंदर्य सारे वातावरण में मादकता भर देता। गोमती के स्वच्छ जल में उसका प्रतिबिंब पड़ता और दोनों का सौंदर्य एक दूसरे को देखकर बढ़ जाता। नवाब आसफुद्दौला की सालगिरह थी। अपने नवाब को लखनऊ के हिंदू मुसलमान दोनों ही समान रूप से प्यार करते थे। नवाब की दृष्टि में भी दोनों में कोई भेदभाव न था। यदि नवाब स्वयं मुसलमान थे तो उनके प्राय सभी मुख्य कर्मचारी हिंदू थे। उन सब में प्रमुख थे राजा झाऊलाल। नवाब आसफुद्दौला सा उदार शासक और झाऊलाल सा योग्य मंत्री पाकर लखनऊ की जनता संतुष्ट थी। सर्वप्रिय नवाब की सालगिरह मनाने में किसी ने कोई कसर न उठा रखी थी। सारे शहर की सजावट देखकर आश्चर्य होता था। महलों और कैसर बाग के उद्यानों में तो फूलों की कौन कहे, ईंट पत्थरों तक में मस्ती छाई थी। जनाने महल का सौंदर्य और भी निराला था। महल के बाहरी भाग में सौदागरों की भीड़ लगी थी और उनके पास बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र थे। बेगम किसी भी सौदागर को बिना कुछ लिए न जाने देती थी। बांदियां उन सौदागरों से सामान ले लेकर बेगम को दिखाने में व्यस्त थीं। बांदियों में सबसे सुंदर, शोक और चंचल थी बेगम की मुंह लगी बांदी धनिया का हारन। बेगम के पास नए खरीदे वस्त्रों और आभूषणों का ढेर लग गया था। सौदागरों से बेगम के सम्मुख ले जाने वाली वस्तुएं चुनने का काम धनिया को ही मिला था। दिल्ली से आए हुए सौदागरों के पास से वह वस्त्रों के जोड़े चुन रही थी। एक जोड़ा निकाल कर देते हुए एक सौदागर ने कहा, आप यह बेगम साहिबा के पास ले जाएं, यह तो दिल्ली में बादशाह की बेगम तक को पसंद आ गया था। अनजाने ही उन सौदागर से बादशाह की बेगम तक शब्दों पर कुछ अधिक जोर पड़ गया था। धनिया को उसका यह भाव अच्छा न लगा। बेगम को जोड़ा दिखाते समय वह सौदागर की कही बात और अपने मनोभावों दोनों को छिपा न सकी। बेगम मुस्कुराई, धनिया यह जोड़ा तू ले ले। साहब आलम को सालगिरह की बधाई तू इसी को पहन कर देना और उस सौदागर से कह दे कि अवध के नवाब की बेगम वैसे जोड़े लेकर नवाब की सालगिरह पर बांदियों को निछावर कर देती हैं। धनिया हर्ष से खिल उठी, झूम कर सलाम किया। सौदागर ने जब यह बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उस दिन दरबार हुआ अपनी पूरी साज सज्जा के साथ। अवध के ताल्लुकेदार अपनी पूरी सजधज के साथ नवाब को नजराने पेश कर रहे थे। नवाब स्वयं कला प्रेमी थे और विद्वान भी। उनके दरबार में विद्वानों, शायरों, कवियों, संगीतज्ञों और देश विदेश से आए हुए कारीगरों का बाहुल्य था। सबने नवाब को सालगिरह की बधाइयां दी। कवियों ने नवाब को गुणगान और शुभकामनाओं की कविताएं सुनाई और शायरों ने अपने कलाम। संगीतज्ञों ने ऐसे साज छेड़े कि दरबार मंत्रमुग्ध सा सुनता रह गया। फिर आशा से कहीं अधिक पुरस्कार पाकर सब प्रसन्न हो गए। अपने दरबार से अवकाश पाकर नवाब बेगम के महल की ओर बढ़े। नए नए सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और फूलों से सजी बांदियां चारों ओर घूम रही थी। पहरे की बांदियों ने नवाब के आगमन की सूचना दी और सब यथास्थान खड़ी हो गईं। बेगम ने अपनी जरी का दुपट्टा संभाला और आगे बढ़ी। मुस्कुराकर बोली, सालगिरह की मेरी भी मुबारकबादी कबूल हो। नवाब एक क्षण बेगम की ओर देखते रहे,
अपने अपूर्व सौंदर्य और श्रृंगार का प्रतिबिंब बेगम ने नवाब की आंखों में देख लिया। नवाब मुस्कुराए। तुम्हें भी मेरी सालगिरह मुबारक हो बेगम। बेगम के पश्चात बांदियों की बारी आई। धनिया बांदी बेगम के साथ साथ नवाब की भी कृपा पात्र थी। सब बांदियों ने नवाब को बधाइयाँ दी और उन्होंने मुस्कुराकर सबको सम्मानित किया। कई महीने बीत चुके थे। अपने महल के एक प्रकोष्ठ में अवध के मंत्री राजा झाऊलाल चिंतित मुद्रा में बैठे थे और उनके सम्मुख थी धनिया का हरण। प्रमुख बांदी होने के साथ ही धनिया गुप्तचर विभाग की भी प्रमुख सदस्य थी। उसके द्वारा राजा झाऊलाल को नगर की प्रत्येक खबर मिलती रहती थी। इस वर्ष वर्षा बिल्कुल ना हुई थी। गत 2 वर्षों से भी फसल अच्छी नहीं हुई थी और इस वर्ष भी कुछ न होने के कारण अकाल पड़ने की पूरी संभावना थी। अनाज का भाव दिन पर दिन बढ़ता जाता था। अन्य सभी व्यापार मंदे पड़ गए थे। लोगों में असंतोष फैल रहा था। नवाब के दरबार में सैकड़ों कलाकार आश्रित थे। सुंदर इमारतें बनवाने का नवाब को बहुत शौक था और इसी कारण से कारीगर देश विदेश से आकर लखनऊ में बस गए थे। इस अकाल के समय में लोगों को नवाब की यह गुण ग्राहकता और कलाकारों के बड़े बड़े वेतन व्यर्थ लगते थे। नवाब के खर्चीले स्वभाव के विषय में भी लोगों में कानाफूसी होने लगी थी। ज्यों-ज्यों अनाज महंगा होता गया, यह असंतोष की भावना भी बढ़ती गई। सेना भी पहले की भांति संतुष्ट ना थी। सैनिकों का वेतन अनाज की इस बढ़ती हुई कीमत के लिए पूरा न पड़ता था। अवध की समृद्धि से तत्कालीन सभी राज्य जलते थे। उनके गुप्तचरों को समय मिल गया था कि वे नवाब के प्रति लोगों के भावों को बदल दें। निम्न वर्ग के लोगों के घरों में अब प्राय एक बार ही आग जल पाती है, धनिया ने अंत में बताया। मंत्री झाऊलाल चिंतित थे। प्रजा की इस अकाल से रक्षा करनी थी। प्रजा में नवाब के प्रति किसी भी प्रकार का असंतोष ना फैले, यह वह नहीं चाहते थे। इतने दिनों से चलते आए रिवाजों और आश्रितों को भी विदा नहीं किया जा सकता था। राजा झाऊलाल को रात भर नींद न आ सकी। दूसरे दिन दरबार हुआ। सर्वत्र आने वाले अकाल की ही चर्चा हो रही थी। दरबार के पश्चात राजा झाऊलाल और नवाब को गुप्त मंत्रणा हुई। गुप्तचरों से मिले सब समाचार राजा झाऊलाल ने नवाब को सुनाए और अपनी योजना भी उनके सम्मुख रखी। खजाने में अब भी काफी रुपया था। राजा की योजना थी कि एक बहुत बड़ी सुंदर इमारत का निर्माण किया जाए। उसे बनाने का कार्य दरबार के कारीगरों को सौंप दिया जाए। नगर के जो भी लोग मजदूरी करना चाहें करें, चाहे उन्हें पहले से कुछ भी अनुभव ना हो। इस प्रकार बहुत से लोगों को काम मिल जाएगा और उनके लिए अकाल की समस्या दूर हो जाएगी। नवाब अपने मंत्री की सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हुए। नगर में घोषणा कर दी गई। नवाब को उस भवन के लिए उपयुक्त स्थान खोजने में कुछ भी समय न लगा। नगर के निम्न श्रेणी के सभी लोगों को काम मिल गया और बढ़ते हुए मूल्य पर भी अनाज खरीदने में वे समर्थ हो सके। नवाब की ओर से नगर के प्रत्येक भाग में खैरात बांटने की भी व्यवस्था हो गई। यह विशाल इमारत आधी बन चुकी थी। सब आशाएं आने वाली फसल पर लगी थी, पर अवध की सोना उगलने वाली धरती जैसे रुष्ट हो गई थी। इस बार भी फसल बहुत कम हुई। अनाज दिन पर दिन महंगा होता गया। महल के भीतरी भाग में गंभीर मुद्रा में नवाब और राजा झाऊलाल बैठे थे। मंत्री नवाब को गुप्तचरों से प्राप्त समाचार सुना रहे थे। नगर के मजदूर श्रेणी के लोगों को तो कार्य मिल गया था, पर लखनऊ में मजदूरों से कहीं अधिक संख्या थी मध्यम वर्ग के लोगों की। उनकी समस्या सबसे कठिन थी। मजदूरों की भांति काम करने से उनका आत्मसम्मान उन्हें रोकता था। खैरात के रूप में अनाज वे ले नहीं सकते थे। अकाल से निरंतर संघर्ष करने में उनके सभी साधन प्राय समाप्त हो गए थे। इतने लोगों की जीविका का कौन सा उपाय किया जाए, यह कोई भी नहीं सोच पा रहा था। नवाब को उस रात बिल्कुल नींद ना आ सकी। कुछ देर सोचने के बाद वह उठे,
अपने राजसी वस्त्र उतार डाले और एक साधारण सी अचकन पहन ली। एक कटार अचकन के भीतर छिपा ली और चल पड़े। 2 अंगरक्षक आगे बढ़े पर नवाब ने उन्हें रोक दिया। गुप्तचरों से सुनी बातों को नवाब अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सर्वत्र शांति थी। नवाब आगे बढ़ते गए। एक छोटे से मकान से क्षीण प्रकाश आ रहा था। दरवाजे की दरार से नवाब ने अंदर झांका। एक अधेड़ उम्र की स्त्री चारपाई पर लेटी थी। यद्यपि वह बीमार थी, पर उसे देखने से लगता था कि वह उच्च कुल की है। दरवाजे की ओर पीठ किए एक युवती चटाई पर बैठी कुछ सिलाई कर रही थी। उसके काले घुंघराले केश नागिन की भांति पीठ पर फैले हुए थे। अब सो जाओ, दिन रात सिलाई करोगी तो आंखें खराब हो जाएंगी। बस इसे कर लूं, कल इसे देना ही है माँ। युवती के स्वर की थकान और उदासी ने नवाब को छू लिया। हे भगवान, मेरे लाल को भी कुछ काम मिल जाता। प्रोढ़ा स्त्री ने एक गहरी सांस ली। हमसे तो ये मजदूर अच्छे, दिन भर मेहनत करके खाने को तो जुटा लेते हैं, हमें तो मजदूरी भी नहीं मिल सकती। स्त्री ने करवट बदल ली, शायद बेटी से अपने आंसुओं को छिपाने के लिए। नवाब एक क्षण वहाँ रुके रहे और फिर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें फिर एक मकान से कुछ आवाज़ आती सुनाई दी। मकान छोटा था। सड़क के किनारे ही कमरे से स्वर आ रहा था। नवाब वहीं खड़े हो गए। तुम तो सुनते नहीं। स्वर किसी स्त्री का था। इस तरह कितने दिन चलेगा? घर की सभी कीमती चीज़ें बिक चुकी हैं। सेठ की दुकान से जितना मिलता है उससे तो कुछ भी पूरा नहीं पड़ता। किसी नई जगह मैं और तुम दोनों काम कर सकेंगे, कम से कम खाने भर को तो कमा ही लेंगे ना। लगता था स्त्री अपने पति से कह रही थी, क्या मैं नहीं समझता, पर क्या करूं? अपना यह प्यारा घर, अपना प्यारा शहर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मैं यहाँ रहकर दिन रात काम करने को तैयार हूँ, पर काम कहाँ है? सभी तो काम की ही तलाश में हैं। यह पति का स्वर था। नवाब सारी स्थिति समझ गए। उनकी प्यारी प्रजा लखनऊ छोड़ने पर मजबूर हो रही थी और वह विवश से सुन रहे थे। चलते चलते वह थक गए थे। जो उन्होंने गुप्तचरों से सुना था, आंखों से भी देख लिया था। रात के तीसरे पहर नवाब महल में लौटे। इतने थक जाने पर भी उन्हें नींद न आई। अचानक ही एक उपाय सूझा। प्रातःकाल ही उन्होंने राजा झाऊलाल को बुलवाया। राजा झाऊलाल, अपनी बाकी रियाया के लिए भी काम मैंने ढूंढ निकाला। जो लोग दिन की रोशनी में काम नहीं कर सकते, वे रात के अंधेरे में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इमारत बनने का काम तब तक चले जब तक कि अकाल ख़त्म ना हो जाए। दिन में मजदूर लोग इमारत को बनाने का काम करेंगे और लोग रात में उसे फिर गिरा देंगे। आप यह ऐलान कर दीजिए कि यह हमारा हुक्म है, ताकि कोई इसे खैरात ना समझे। राजा झाऊलाल चौंक पड़े। इसकी उन्हें आशा ना थी। नवाब के प्रति श्रद्धा के कारण उनका हृदय भर उठा। नवाब आलम, अपनी रियाया सचमुच आपको अपने बच्चों की तरह ही अजीज है। दूसरे दिन राजा झाऊलाल ने नवाब के निश्चय का ऐलान कर दिया। नवाब की आज्ञा कौन टाल सकता था। मध्यम श्रेणी के कुलीन लोग भी काम पर लग गए और लखनऊ के अति धनी और उच्च वर्ग को छोड़कर सभी को काम मिल गया। नागरिकों की प्राण रक्षा के साथ साथ सम्मान रक्षा भी हो गई। वे जो कुछ भी पाते दान या अनुग्रह के रूप में नहीं, वरन नवाब की आज्ञा का पालन करके अपने पारिश्रमिक के रूप में। यह विशाल इमारत दिन भर बनती और रात भर तोड़ दी जाती। तोड़ने वाले वे लोग थे जिन्होंने कभी ईंट पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया था। वे तोड़ने का काम बहुत धीरे धीरे कर पाते। इस गति से वह इमारत जब तक बनकर तैयार हुई, तब तक अवध पर आने वाले अकाल का संकट दूर हो गया। लखनऊ के वे कहानियों के दिन अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के साथ चले गए। लखनऊ के मोहक सौंदर्य ने अंग्रेज़ों को भी मोहा और उन्होंने भी इमारतें बनवाई, उद्यान लगवाए, पर नवाब आसिफ उद दौला
और अवध पर आए हुए उस अकाल के संकट की कहानी आज भी वहाँ का इमाम बाड़ा हमें सुनाता है। उस विशाल भवन को, उसके ऊपर बनी भूल भुलैया को हम देखते हैं तो उसके निर्माण की यह कहानी याद आ जाती है। और आज तक लोग कहते हैं, जिसे ना दे मौला उसे दे आसफुद्दौला। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।